हमारे दादाजी ने हमको देख लिया, कहाँ जा रहे हो विष्णु बाबू? मैंने कहा अखबार में कविता छपवाने जा रहे। बोले कविता? तुम कविता लिखते हो क्या? हम तो मैंने कहा हम लिखते हैं, कि जरा दिखाओ। तो उन्होंने जैसी कविता देखो, ये कविता है क्या? और फिर तुम इसको छपवाने जाते हो और वो अखबार वाला छाप भी देता है। खबरदार जो आज के बाद किसी अखबार वाले के पास गए। अपने अंदर वो एबिलिटी पैदा करिए, अपने अंदर वो गुण पैदा करिए कि अखबार वाले आपके पास आए और कहें कि विष्णु जी आपकी एक हमको कविता चाहिए अपने अखबार के लिए। पहली बार जो कविता की बात कर रहे हैं, मंच की बात कर रहे हैं, मुझे वो किस्सा सर बताइए राजस्थान वाला। पहली बार मंच पे बताना और ये कहा गया कि पैसे नहीं मिलेंगे। मुरारी बापू ने एक जो कवि सम्मेलन मुशायरा करवाया था, उसमें आप गए थे, तो बड़ा आपको सुनने के बाद वो बड़ा अच्छा रिएक्शन था उसका। एक वो था कि डॉक्टर की पर्ची और कवि की पर्ची तकिए के नीचे रख के सोते हैं। ये शैलेश अरोड़ा हमारे दोस्त हैं, वो बोला करते हैं। 1 अक्टूबर 2024 लखीमपुर खीरी मंच, जहाँ से आपका माइक एक विधायक छीन लेता है। पूरा अध्ययन किया है आपने। मुशायरा देखें या कवि सम्मेलन देखें तो ऐसा लगता है कि जैसे हिंदुस्तान पाकिस्तान का युद्ध चल रहा है। मुशायरे में हिंदुस्तान को खूब गालियां दी जा रही हैं। प्रेमानंद जी महाराज की बात चल रही है, तो अभी उनके एक बयान को लेकर के सर बड़ा कंट्रोवर्सी हुआ। बेवकूफ हैं लोग। 2 बार मुझको ऑफर मिले थे। एक बार तब मिला था सूरज बड़जात्या जी का राष्ट्रीय प्रोडक्शन का, जिस समय हम आपके हैं कौन बन रही थी। तो मेरे उन्होंने गीत भी सुन लिए थे, मतलब बात सब कुछ ऐसा हो गया था कि आप बीए लिखेंगे। फिर उनका फोन आया, तो उनकी एक शर्त ये थी कि आपको, तो मैंने उनको मना कर दिया क्योंकि मेरे लिए फैमिली फर्स्ट है। अभी मुझे मनोज कुमार जी ने एक अशोक चक्रधर जी का एक शो था वाह वाह, उसको सुन के मेरे को उन्होंने कॉल किया। उन्होंने 2 गीत सेलेक्ट किए, तो फोन पे उन्होंने मुझसे 15 अंतरे लिखवा लिए। संजय सिंह बाबू का एक गाना था, सच बात तुझको दिल की बताऊं मेरी लाडो, गाऊं मेरी लाडो, याद बहुत आती तेरी, कि याद बहुत आती तेरी, कि याद बहुत आती तेरी। दरअसल क्या है सर, जिसके बेटियां हैं वो ऐसी चीज को फील कर सकते, वो कनेक्ट करेंगे, तुरंत कनेक्ट करेगा। तो मैंने किया उसको। एक बात तुझको दिल की बताऊं मेरी लाडो, क्या याद मेरी आती है। ये गीत ना मैंने लिखा है और ना ही मैंने गाया है, क्योंकि मेरी आवाज इन अल्फाजों को बयां ही नहीं कर सकती। लेकिन वो मंच से गाते हैं तो सामने बैठे दर्शक झूमने को मजबूर हो जाते हैं। उनकी रचना में संवेदनाएं हैं, सच्चाई है। उनकी कविताएं हैं, समाज का आईना है, जो हर चीज को बड़ी आसानी से बयां कर देती है। जिनकी रचनाकार की बात कर रहा हूं, उनका नाम है डॉक्टर विष्णु सक्सेना, जो यश भारती पुरस्कार से सम्मानित हैं। और आज हम उनसे रूबरू होने जा रहे हैं। मेरे साथ विष्णु सक्सेना जी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आज आप हमारे शो में आए। तो सबसे पहला मेरा सवाल आपसे यह है कि आप कवि कैसे बने, क्योंकि आपके पापा आपको डॉक्टर बनाना चाहते थे। कभी कोई बनता नहीं है जी। अगर बनता होता तो कोई ना कोई यूनिवर्सिटी खुली होती कवि बनाने की, ठीक है। कोई स्कूल खुला होता। ओहो। ये गॉड गिफ्ट होती है। इसलिए ये सवाल तो उचित नहीं है कि आप कवि कैसे बने। ठीक है। ये मेरे खून में थी कविता, ब्लड में। मेरे दादाजी बहुत अच्छे कवि थे, फादर भी बहुत अच्छे कवि थे, लेकिन इन्होंने सबने अपने स्वांग से सुखा, अपने आनंद के लिए कविता लिखी। ओके। बस मैंने उस कविता को कैश कर लिया, इतना अंतर हुआ। और जब कोई चीज मार्केट में जाएगी तो फिर नया नया और लिखने का मन होगा। तो बस मैंने इतना काम किया और कुछ नहीं किया। शुरुआत कैसे हुई सर इसकी? शुरुआत की तो मैंने बताया ना, खून में है, इसलिए एक स्टेज तक तो वो नहीं दिखाई देगी। जैसे उसको अच्छा वातावरण मिलेगा वो निकल के बाहर आ जाएगी।
दादाजी जब मेरे नाम चंद्रभान शशिधर के नाम से लिखते थे, तो जब मेरठ चले जाते थे मेरे चाचा जी के पास, फिर जब मेरे फादर के पास आते थे, तो वहां जो उनके दोस्त बनते थे वो फिर उनको चिट्ठियां लिखते थे। उस समय चिट्ठियों का जमाना था, तो मेरे दादाजी उन चिट्ठियों का जवाब जो था वो कविता में दिया करते थे, शायरी में। अब वो शायरी में जवाब तो बन गया, अब चिट्ठी में कैसे लिखें? तो मेरा राइटिंग बहुत अच्छा था। ये बात उस समय की 6ठी या 7वीं क्लास की। तो लिखवाते मुझसे थे वो कि जरा विष्णु बाबू लिखो और ये पोस्ट कर देना, चली जाएगी। तो जब हम जवाब लिखा करते थे तो वहां से थोड़ा सा आइडिया हुआ कि शायरी क्या है, रदीफ क्या है, काफी क्या है, मीटर कितना होना चाहिए, तुकांत मिलने चाहिए नहीं मिलने चाहिए। तो ये सिलसिला बहुत लंबा चला, तो साल 2 साल में मालूम पड़ गया कि हाँ ये होता है। तो जब कोई चीज आपके दिमाग में है, बैठ रही है बार बार और खून में आ ही रही है, तो फिर कुछ थोड़ा बहुत हमने भी शुरू किया। तो एक हमारे यहाँ अखबार निकलता था सविता गौरव नाम का, वीकली अखबार। तो हम उस प्रेस वाले के पास चले जाते थे कि भाई हमारी भी छाप दो 4 लाइनें। तो कहता हाँ विष्णु छाप देंगे तुम्हारी कविता। वो हमको ऐसे बोलता था जैसे हम बहुत बड़े कवि हों, और हम ये सोच के उसके पास चले जाते थे कि हमें थोड़ा सा कविता छपने का मौका। अच्छा, उस समय अखबार का अपना एक क्रेज था। तो इस बहाने वो हमसे बहुत काम कराता था अखबार वाला। क्या करता वो कहता था किसी अखबारों की गिनती कर दो जरा और अखबार बाइंड कर दो, ये उस जिले में जाने, ये उस जिले में जाने। अच्छा, ये हाँ, तो ये काम वो हम तो पूरे हफ्ते कराता, पूरे हफ्ते कराता था। और इस एवज में किसी हफ्ते में जाके कोने में 4 लाइनें छाप दी बच्चों का कोना करके। अब हम उसी 4 लाइन को दिखाते फिरते थे कि आज हमारी कविता छपी है। तो उस चक्कर में पूरा महीना निकल जाता था। फिर एक बार हमारे दादाजी ने हमको देख लिया कि कहाँ जा रहे हो। हमारे हाथ में कागज था, कविता। हाँ, तो उन्होंने कहा कहाँ जा रहे हो विष्णु बाबू? मैंने कहा अखबार में कविता छपवाने जा रहे। बोले कविता? तुम कविता लिखते हो क्या? हाँ। मैंने कहा हाँ लिखते हैं। अच्छा, दादा और पोते का रिश्ता ऐसा होता है कि अनौपचारिक होता है? तो मैंने कहा हाँ लिखते हैं, कि जरा दिखाओ। तो उन्होंने जैसी कविता देखो, ये कविता है क्या? और फिर तुम इसको छपवाने जाते हो और वो अखबार वाला छाप भी देता है। खबरदार जो आज के बाद किसी अखबार वाले के पास गए। अपने अंदर वो एबिलिटी पैदा करिए, अपने अंदर वो गुण पैदा करिए कि अखबार वाले आपके पास आए और कहें कि विष्णु जी आपकी एक हमको कविता चाहिए अपने अखबार के लिए। तो फहीम भाई, वो मेरी लाइफ का पहला टर्निंग पॉइंट था, जहां से कविता सीखी, जहां से मैंने एक स्वाभिमान का, कि जहां से मैंने ये अपने दादाजी से सीखा कि हमको कभी भी अपनी तरफ से कोई अप्रोच नहीं करनी चाहिए। आप अपने अंदर वो गुण पैदा करिए कि लोग आपके गुण की तरफ आकर्षित हो। तो अब वो स्थिति आ गई है कि अब लोग कहते हैं कि हमें कविता चाहिए या हमको इंटरव्यू करना है, तो वो मेरे दादाजी वो बात न कहते तो शायद मैं उस तरफ नहीं, वो कभी बन के रह जाते थे उसमें। अच्छा सर, आप पेशे से डॉक्टर भी हैं, ठीक है? डॉक्टर भी दर्द का इलाज करता है और कभी कभी कविता भी कर देती है, तो इसको को रिलेटेड कैसे करेंगे आप दोनों को? ये सवाल का जवाब तो आपने दे दिया, तो मुझे जवाब देने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि कविता भी दर्द का इलाज करती है और पेशा भी, ये डॉक्टरी भी दर्द का इलाज करती है। जब 2 पेशे एक ही काम करे तो वो तो आसान हो जाता है। कविता आपके अंदर के दर्द का इलाज करती है, जो आपके मन में दर्द है, जो आपके आत्मा में दर्द है, जो आपकी फीलिंग्स है, उस दर्द को खत्म करती है। आप अगर किसी गम में है तो आप कोई गजल लिख लेंगे, शायरी लिख लेंगे, तो आपका वो जो गम है ना वो शायरी में उतर आएगा, तो आप हल्के हो जाएंगे। और ये जो डॉक्टरी पेशे वाला दर्द है, जो शरीर में दर्द हो रहा है आपके, वो तो सामान्य पैरासीटामोल से अलग दूर हो जाता है। इसको तो कोई भी कर सकता है। भौतिक संसार में आए हुए लोग इसका इलाज कर सकते हैं, लेकिन अंदर का जो दर्द है, आत्मा का दर्द, जो मन का दर्द है, वो ईश्वर ही दूर कर सकता है। सर, इस आत्मा के दर्द को सर कुछ 2
लाइन कविता के रूप में हो जाए तो सर कैसा रहेगा? मैं आपको वो 2 लाइन सुनाता हूँ जो सबसे पहली लाइन मैंने जी। मंच पे पढ़ी थी। आप भी अगर हमसे यूं ही रूठ जाएंगे, आप भी अगर हमसे यूं ही रूठ जाएंगे, नई नई खिड़की है, कांच टूट जाएंगे। ये उस समय जब पहली बार कवि सम्मेलन में गया था सर तब आप पढ़े थे। पहली बार जो कविता की बात कर रहे हैं, मंच की बात कर रहे हैं, मुझे वो किस्सा सर बताइए राजस्थान वाला। पहली बार मंच पे बताना और ये कहा गया कि पैसे नहीं मिलेंगे। वो बताइए सर, वो क्या था मामला? वो तो देखिए हर एक के जीवन में ऐसे क्षण आते हैं कि वो आप गुरुजी का भी नाम बताइएगा सर जो आपको ले गए थे। वो गुरुजी नहीं थे, मेरे दोस्त थे। दोस्त थे सर। उदयपुर की बात है। तो उन दोस्त ने मेरे को आकाशवाणी पे सुन लिया, तो उनको लगा कि इसकी आवाज भी अच्छी है और लिखता भी अच्छा है। तो उन्होंने कहा विष्णु चलोगे कवि सम्मेलन में? तो मैंने कहा चलेंगे, लेकिन यार आमंत्रण कैसे मिलेगा? तो बोले आमंत्रण नहीं, मैं मेरे साथ चलना, और तुमको जानता कौन है जो आमंत्रण भेजेगा? तो हम चले गए, और जब चले गए तो वो बांसवाड़ा जिले में एक परतापुर नाम की जगह है, वहां गया था मैं पहली बार। तो जब हम पहुंचे तो देखिए कैसी स्थितियों से गुजरना पड़ता है नए व्यक्ति को। तो जैसे वहां पहुंचे तो वहां पहले से बहुत सारे कवि थे, लगभग 35-36 कवि थे। तो हमको उनको देखते ही बोला कि आओ आओ उपेंद्र भाई। उपेंद्र भाई ने कहा कि मैं एक कवि को लेके आया हूँ। अरे बोले एक कवि को क्यों ले आई, यहाँ पहले से 35 कवि हैं, विष्णु भाई तुम मरवाओगे यार, कहने से। तो उन्होंने कहा देख, तेरे कवियों से भारी पड़े तो तू किराया दे देना, वरना मैं अपने किराए से लेके आया हूँ, अपने किराए से ले जाऊंगा इसको। बोले हाँ फिर ठीक है। तो रात को कवि सम्मेलन हुआ, वहाँ बागड़ी भाषा के कवि ज्यादा थे, मैं हिंदी का कवि था। और क्योंकि अपनी इस यूपी का क्षेत्र है हमारा, अलीगढ़ का, यहाँ अच्छा फिर हम कायस्थ हैं तो उर्दू हमारी अच्छी थी। और जिस क्षेत्र में ये कवि सम्मेलन था वहाँ बोहरे थे। बोहरे? हाँ, बोहरे मुस्लिम अलग होते हैं। तो जब हमने कविता पढ़ना शुरू की, हिंदी के अकेले थे हम, तो लोगों को बड़ी पसंद आई और बहुत वाहवाही मिली। तो जैसे ही हम बैठे बोले नहीं वंस मोर हो गई। एक कविता और थी हमारे पास, हमने सुना दी। फिर जैसे वो एक और कविता और, मैंने कहा हमने कुछ कहा, मैंने अब रहने दे, हमारे पास तीसरी कविता नहीं है। तो फिर जैसे तैसे मैंने कहा अभी और भी बहुत सारी कवि हैं, वहां से प्राण छुड़ा के आए। और जब हम बहुत जम गए तो लोगों ने सुबह हमारी हमसे पते भी लिए, फोन, और कहा कि भाई आपको बुलाएंगे, आपको, ऐसा करते हैं सब लोग। तो उस समय हमको 21 या 51 रुपए इस तरह के मिले थे हम, और वो पैसे जो है हम लेके आए, ये सोच के लेके आए कि माँ को जाके देंगे इस पैसे को, पहली कमाई है हमारी। वो भी लुट गए सर? हाँ, उसके साथ भी ऐसा हुआ। देखिए क्या होता है कि ये आपके अनएक्सपेक्टेड कोई आए हो जिसकी आपको उम्मीद ना हो, तो मेरे बड़े कहते हैं कि वो आपकी मेहनत की कमाई नहीं है, वो चले भी ऐसे जाते हैं। मेहनत की कमाई नहीं है। जो मेहनत की कमाई होगी वो आपके पास रहेगी। और वो यूं ही पैसे मिल गए थे बिना कोई सोचे समझे, तो वो तो उनका जाना जरूरी था, चले गए तो वो अच्छा। गए कैसे सर, वो किस्सा भी थोड़ा बताएं। और मैंने अभी शबीना अदीब का एक शेर सुना था, उन्होंने कहा कि जो घर में लेके आते हैं मेहनत की कमाई, उनके बच्चों को कभी बिगड़ते नहीं देखा। अरे तो जो उसके घर में मेहनत की कमाई आएगी वो लगेगी आपके परिवार में, और हराम का पैसा आएगा या बिना मेहनत का पैसा आएगा तो या तो आपकी औलाद बिगड़ जाएगी, या आपकी बीमारी लग जाएगी कोई, या फिर कोई और बात होगी, वो पैसा आपके पास रहना नहीं है, थोड़ी देर के लिए संतुष्टि देगा, वो पैसा चला जाएगा। तो पैसा चला गया तो अच्छा रहा उस समय, भले ही वो 21 रुपए की। पैसा गया कैसे ये भी थोड़ा बताइए। वो एक ठगी का शिकार हुआ मैं, और उस समय हम भोले थे, पढ़ते, स्टूडेंट लाइफ क्या होती है, बहुत ज्यादा जानकारी नहीं होती, चालाकी नहीं होती। तो उस ठग ने हमको ठग लिया कि और मेरा ट्रक खराब हो गया है, मेरे टायर खराब हो गए हैं, ये पैंट के पीस हैं, आप पीस ले लीजिए और 20 रुपए में पीस दे दूंगा आपको, वैसे तो 50 रुपए का ही है। तो हमने इस चक्कर में 3 लिए पीस उससे, और
मैंने कहा एक भाई को दे देंगे, एक अपने मामा को दे देंगे, एक हम बनवा लेंगे। तो उसने हमसे पूरे पैसे ले लिए। अच्छा, वो पूरा गिरोह काम करता था। हाँ, तो जो जिसके पास हमको लेके गया, हमको सच्चाई बताने के लिए कि देखो बहुत अच्छा कपड़ा है ये। तो वो दर्जी के पास गया, वो और पास में दर्जी बैठा था वो। तो वो धागा जला के दिखाया, बोलते है बढ़िया। पूरा विश्वास हो गया, हमने पूरे 3 पीस ले लिए। जब घर जाके मामा को दिखाया तो मामा बोले कि ये कहाँ से उठा लाया? मैंने कहा बहुत बढ़िया पीस है मामा, आपके लिए लाए, हमारी पहली कमाई है। तो ठीक है, रख लिया था। उन्होंने सिलवाया नहीं, और वो पहले पहले ये होता था, पहले कपड़े को धोते थे, उसके बाद सिलवाते थे। तो जैसे धोने के बाद टांगा अलगनी पे, तो ऐसे लटक गया जैसे कोई मरी हुई लाश होती है। तो हमको लगा कि यार पैसा गलत था, और गलत चला गया तो अच्छा हुआ। सर एक मैं पढ़ रहा था कहीं, तो आपके दादा एक कहते थे कि किसी को कभी छोटा मत समझना, हो सकता है कि वो किसी मामले में वो आपसे बड़ा हो। देखिए, हम बहुत मध्यम दर्जे की उससे आए हैं, बैकग्राउंड से। मेरे दादाजी ने, मेरे पिताजी ने वो सारे संघर्ष देखे हैं। मेरे दादाजी पटवारी थे, और उस समय का पटवारी घोड़े पे चलता था। उस समय बाइक वाइक नहीं थी, तो घोड़े पे चलते थे। तो पटवारी से ऊपर की जो पोस्ट होती है कानूगो की होती है। तो कानूगो ने उस समय भी होते थे बदमाश। तो उन्होंने मेरे दादाजी से कहा कि दादाजी आप नौकरी कर रहे हैं तो कुछ कमाइए, आप भी रखिए, हमें भी दीजिए। तो मेरे दादाजी वो संतनुमा व्यक्ति थे। तो उन्होंने पूरी रात उस बात पे विचार किया, मनन किया, और सुबह इस्तीफा लिखा, और 12 बजे जाके दोपहर को कानून के हाथ इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा दे उसी दिन, अगले दिन 24 घंटे में इस्तीफा दे दिया। और लेकिन नहीं, हम ये नहीं कर सकते, आपके लिए हम गलत काम करें, फिर उसमें से हम रखें और आप भी रखें, तो जो गलत काम करेंगे, जिससे भी हम पैसा लेंगे, किसान से लगान लेंगे, जो भी कमाई का जरिया होता होगा पटवारियों का, तो होगा तो गलती, और जो भी देगा उसके दर्द होगा, किसी आदमी ने पैसा हमसे गलत ले लिया, तो वो मेरे बच्चों पे पड़ेगा। तो मैं अपने कर्मों का भुगतान अपने बच्चों से क्यों करवाऊंगा? मुझे नौकरी नहीं करनी। उस दिन उन्होंने नौकरी छोड़ दी थी, और उसके बाद फिर पूरी जिंदगी गांव की चौपाल पे बैठ के छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाया उन्होंने। अच्छा। और भगवान का भजन करते रहे, पूरी जिंदगी उन्होंने ये किया। 1 सेंटीमीटर जगह उन्होंने अपने बच्चों के नाम नहीं रखी थी। वो ये कहते थे कि बच्चों की किस्मत में होगा, और बच्चे अगर मेहनत से उनकी किस्मत होगा तो अपनी मेहनत से खा कमा लेंगे। हमारी जिम्मेदारी नहीं है। वरना आज का तो बाप अपने बच्चों के लिए कितनी प्रॉपर्टी छोड़ के जाता है। प्रॉपर्टी के अलावा ये भी तो है ना कि वो पहले जब नौकरी लगवाने से पहले ही सोच लेता कि तू इतनी जल्दी कमा लेगा। हाँ, ये भी तो है। तो कॉन्सेप्ट बदल गए। वही हमारे मेरा फादर ने बहुत मेहनत की, और कभी किसी का दिल नहीं दुखाया, कभी किसी का पैसा नहीं मारा, अपनी जो मेहनत से कमाया उसी से हम सारे बहन भाइयों को पढ़ाया उन्होंने। और भले हम बहुत अच्छी तरीके से रहन सहन हमारा नहीं रहा, लेकिन जितना था उनके पास, उस धन में हमने सब लोगों ने पढ़ाई की, सबकी शादियां हुई, और वही हमारे अंदर बैठा हुआ कि किसी का दिल मत दुखाइए, और किसी का खिलाफ मत बोलिए। बस जो है आप कमाइए, अच्छा पैसा कमाएंगे तो आपके बच्चों के लगेगा, वरना आप सब चला जाएगा। सर वो मुझे लगता है इसी सब्जेक्ट पे एक आपका गाना भी है, दिल है बीमार वो तो सही दवा दे दे। शायद वो मेरा मुक्तक है, दिल बीमार सही वो दवाएं दे दे। अपने तरन्नुम में सर ऐसे गाइए पूरा। दिल बीमार सही हो वो दवाएं दे दे, मैं सब पे प्यार लुटाऊं वो दुआएं दे दे। ऐ मेरे रब मैं सांस सांस में महक जाऊं, ऐ मेरे रब मैं सांस सांस में महक जाऊं, मेरी आवाज की खुशबू को हवाएं दे दे, मेरी आवाज की खुशबू को
हवाएं दे दे। तो ये तो ऊपर वाले की बहुत प्रार्थना करता हूँ बहुत बस शांत मैं अच्छा सर, आप एक वो शैलेश लोढ़ा का जो प्रोग्राम होता है, क्या बात है, वाह वाह क्या बात है, तो उसमें आप शायद हाँ, मैंने बहुत एपिसोड किए बारे वो की है आपने, तो उसमें गोपाल दास नीरज ने शायद आपके बारे में कहा था कि ये गीतकार आपके बारे में कुछ कहा था उन्होंने। हाँ, उन्होंने कहा था कि ये बहुत अच्छा लिखा है तुमने, और जब तुम बात करते हो तो ऐसा लगता है, जब तुम पढ़ते हो तो ऐसा लगता है जैसे वो रब से बात कर रहे हो। तो वो इसलिए उनको अच्छी लगी कि वो खुद भी इसी तरह की कविताएं लिखते थे। जब आदमी को अपने जैसा कोई व्यक्ति मिल जाता तो तारीफ करता है। तो उनकी भी सारी प्रेम की कविताएं सीधे ईश्वर से कनेक्ट होती थी। तो जब उन्होंने मेरा ये मुक्तक सुना तो एकदम खुश हो गए, बोले विष्णु अब तुम सही दिशा में जा रहे हो, और ये बहुत अच्छा मुक्तक है। एक वो था सर कि डॉक्टर की पर्ची और कवि की पर्ची तकिए के नीचे रख के सोते हैं। ये शैलेश अरोड़ा हमारे दोस्त हैं, वो बोला करते हैं। असल में क्या, वो बहुत अच्छे दोस्त हैं हमारे। हाँ। और हमारी हमें बहुत प्यार करते हैं, हम भी उन्हें बहुत प्यार करते हैं। जब अच्छे दोस्त होते हैं ना तो सब एक दूसरे की तारीफ करते हैं, वो भी हमारी तारीफ करते हैं, हम भी तारीफ करते हैं। तो उस तारीफ के तहत उन्होंने ऐसा बोल दिया होगा। मैंने तो नहीं देखा किसी लड़की को अपने तकिए के नीचे रखे हुए। उन्होंने कहीं महसूस किया ऐसा है ना कि उन्होंने ये कहा था कि आप डॉक्टर भी हैं, कवि भी हैं, तो आपकी पर्ची की दवा भी तो दवा का पर्चा भी रखती है और कविता की पर्ची भी रखती है। हाँ, तो एक उनका अनुभव रहा होगा, लेकिन ये अच्छी बात है कि अपनी तकिए के नीचे रख के सोओ तो अच्छे ख्वाब आते हैं। तो ऐसा कुछ उनका रहा होगा। तो बहुत अच्छे दोस्त हैं, प्यार करते हैं, और अच्छे दोस्तों की पहचान ये होती है कि अपने दोस्तों की तारीफ करें। सर, मुरारी बापू ने एक जो कवि सम्मेलन मुशायरा करवाया था उसमें आप गए थे, तो बड़ा आपको सुनने के बाद उन्होंने बड़ा अच्छा रिएक्शन था उसका उनका। भाई मैंने बताया ना आपको, ये उन्होंने क्या कहा था सर आपने? जितने संत लोग हैं ना, क्योंकि मैं देखता हूँ सर वो सुनते बड़े उनका जो सफर है, हाँ, वो भौतिकवाद से लेकर के आध्यात्म की तरफ का सफर है। तो आपको, अगर आपने सुना होगा उनको, तो वो ज्यादातर अपने प्रवचन में फिल्मी गाने गाते हैं। हाँ, बिल्कुल सही बात है। तो वो फिल्मी गाने तो लिखे गए हैं हीरो हीरोइन के लिए, लेकिन वो अपने प्रवचन में क्यों सुनाते हैं? राम कथा में क्यों सुनाते हैं? वो इसलिए सुनाते हैं कि नायक और नायिका, अगर हम गौर से सुने, आप मेरे गीत पे आप अगर आप ढंग से उसका वर्जन बदल दें तो आपको ऐसा लगेगा कि आत्मा परमात्मा से मिलता है, ये शरीर जो है आत्मा से बात करता है, परमात्मा। तो जो मुरारी बापू जी हैं, जब मेरी कविताएं उन्होंने सुनी तो उनको ऐसा लगा कि ये आदमी तो बहुत गहरा है। और अभी अभी महबूबा की बात कर रहा था, और थोड़ी देर में वो ईश्वर की तरफ चला गया, ये कृष्ण की तरफ चला गया, राधा की तरफ चला गया। तो इस वजह से वो थोड़ा झूमने लगे, और उन्होंने मुझे प्यार भी बहुत किया, आशीर्वाद भी दिया। तो बस ये है, काम चल रहा है। 2017 में उत्तर प्रदेश के तत्कालीन उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने कहा था कि गोपाल दास नीरज के बाद कविता का जिम्मा डॉक्टर विष्णु सक्सेना के ऊपर है। दिनेश शर्मा जी बहुत पुराने श्रोता हैं कवि सम्मेलनों के, और जब वो सामान्य से कार्यकर्ता थे, मैं तब से लखनऊ जा रहा हूँ, और तब से वो मुझे सुन रहे हैं। उन्होंने नीरज जी को सुना है, और उसके बाद मुझे भी सुना है। तो जो उन्होंने यात्रा देखी है मेरी, उस यात्रा को देखते हुए उन्होंने ऐसा बोला होगा। और वो समझते हैं कि देखिए, परिश्रम तो करना पड़ेगा आपको हर लाइन में। तो उन्होंने मेरा परिश्रम देखा है, और इसलिए वो बोलते हैं ऐसा। और क्योंकि गीत के क्षेत्र में बहुत कम लोग आ रहे हैं। जी सर। हास्य रस की कविताएं लेकर के बहुत सारे कवि मिल जाएंगे, वीर रस की कविता को लेकर के बहुत मिल जाएंगे, लेकिन गीत को लिखना और तो सुनाना, प्रेजेंट करना, ये बहुत मुश्किल काम है। तो उनको लगा है कि नीरज जी की परंपरा का कोई व्यक्ति अगर उनकी ध्वजा को, उनकी पताका को, उनके झंडे को लेके चल रहा है, तो जिम्मेदारी इसके ऊपर है कि गीत को कैसे बचाया जाए। तो मैं पूरा कोशिश कर रहा हूँ कि उनकी इस बात को उसको रखूं। सर, एक कविता में गीत आपसे सुनूंगा सर, कि गुरूर जिसने भी अपने जहन में पाला होगा, खुली है खिड़कियां लेकिन। भाई ये मेरी कविता नहीं है, ये एक विचार है जी। और ये विचार ऐसा है जो आप अपने बड़ों से सुनते हैं जी, वही आप कविता बना के ढाल देते हैं। तो मैं वही चाहूंगा कि हम छोटे लोगों को, आपसे छोटे हैं, उन्हें सर ये मैसेज कविता के माध्यम से।
जो बात गद्य में समझ में नहीं आती, हम्म, उसी बात को अगर पद्य में आप बदल देंगे जी, तो बहुत जल्दी समझ में आ जाती है और कनेक्ट भी बहुत जल्दी हो जी, जाता है। जी, तो मेरे बड़ों ने बताया कि घमंड नहीं करना चाहिए, तरंग लोगों से। तो उसको मैंने शायरी बना दी, कविता बना जी। दिया। गुरूर जिसने अपने जहन में पाला होगा, एक एक पंक्ति जी, सुनिए। जी, गुरूर जिसने अपने जहन में पाला होगा, खुली हो खिड़कियां फिर भी न उजाला होगा, खुद की परछाइयां जब कद से बड़ी हो जाएं, खुद की परछाइयां जब कद से बड़ी हो जाएं, उसका सूरज समझ लो डूबने वाला होगा, क्या बेहतरीन सर। उसका सूरज समझ लो डूबने वाला होगा। और इसी की श्रृंखला का एक मुक्तक और है, वो बस सुनाता हूँ आपको। जो आपके जी, लोग हैं, जो जी, प्रिटेंड जो आप इस पॉडकास्ट को रिकॉर्ड कर रहे हैं, उनको भी सुनाता हूँ। जी। जिंदगी की बहुत सारी जो कड़वाहट हैं वो मैं तो सबके लिए कह रहा हूँ, सब लोग सुने इस कविता, क्योंकि सबके लिए है। जी। आसमां छू लो अगर तुम तो भूल मत जाना, आसमां छूने से मेरा मतलब समझ गए होंगे आप। आसमां छू लो अगर तुम तो भूल मत जाना, ये ही डोला गुरूर का है झूल मत जाना, करो भला जो किसी का तो याद मत रखना, शानदार सर। करो भला जो किसी का तो याद मत रखना, करे तुम्हारा भला उसको भूल मत बेहतरीन। जाना, करे तुम्हारा भला उसको भूल मत जाना। और एक मुक्तक जो बहुत जरूरी है, मैं अपने दर्शकों को सुनाना चाहता हूं इस पॉडकास्ट के माध्यम से, और खास तौर से भाई भाई आपके लिए। थैंक यू सर। जो हाथ थाम लो वो फिर न छूटने पाए, दोस्ती करिए तो फिर ढंग से जी करिए, सर। अच्छी करिए। उसकी खुशियां भी आपकी हैं, उसके गम भी आपके हैं, ये मान के चलें तब दोस्ती करें। ये नहीं कि उसकी खुशी में तो आप उसके बन गए और गम में मैदान छोड़ के भाग गए। जो हाथ थाम लो वो फिर न छूटने पाए, प्यार की दौलतें कोई न लूटने पाए, जब भी छू लो बुलंदियां तो ध्यान ये रखना, ये आपके लिए कह रहा हूं। जब भी छू लो बुलंदियां तो ध्यान ये रखना, जमीन से पांव का रिश्ता न टूटने पाए, जमीन से पांव का रिश्ता न टूटने पाए। बहुत शानदार सर। मुझे मालूम है कि आपने एक मेरा इंटरव्यू किया था मेरे घर पे जाके, जी सर। तो वो रिश्ता आज तक जी, बना हुआ है आज और तो बात को कई साल हो गए। गए। तो वो रिश्ता ऐसे ही होना चाहिए, जी सर। और थैंक चाहे यू। आपकी रीच हाई है या नहीं नहीं है, है सर, इससे कोई मतलब रिश्ता नहीं हो, है, दिल का रिश्ता होना जी चाहिए। सर, जी सर। और आप भूले नहीं हमको, ये हम बड़ी मेहरबानी नहीं, ऊपर वाले की। ये तो मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि मेरे साथ आप जैसे महान हस्ती है। चलिए, हम दोनों मैं इसको अपना गुरूर कह सकता हूँ सर। मैं मैं कोई इसको गुरूर कह सकता हूँ सर अपनी। मुझे कोई गलत फहमी नहीं है फहीम भाई, मैं कोई महान हस्ती नहीं हूँ। अरे सर, नहीं, मैं बता ये हर महान हस्ती का ना 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 ना, मैं हकीकत बता रहा हूँ कि मुझे कोई गुरूर नहीं है, कोई गलत फहमी नहीं है। हम और आप सिर्फ कठपुतलियां हैं, करने वाला कोई और है, डोरी किसी और के हाथ में है। आज जरूरी ये मत समझिए कि आपने मुझे बुलाया तो मैं आ गया। ये तो विधि का विधान पहले से तय था सर। पहले से तय। ऊपर वाले का एक बहुत बड़ा कंप्यूटर है, हाँ, जिसमें एक बहुत बड़ी हार्ड डिस्क लगी हुई है, उसमें सबका लेखा जोखा फिट है। तो जब सब पता रहता है कि आज किसको आगरा जाना है, कितने बजे कहाँ मिलना है, और अब उसके बाद उसका दूसरा काम क्या है। ये हम सब गलतफहमी में जीते हैं कि मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, मैंने अपने बेटे को इतना पढ़ा दिया, इतना कमा रहा है।
जब आप थोड़ा सा ज्ञान हो जाएगा ना आपको, ये सब चीजें बहुत नॉर्मल लगेंगी। इसलिए आदमी को सहज रूप में जीना चाहिए। जिस दिन आप सहजता से जी लिए, उस दिन आप आदमी बन जाएंगे। एक बहुत सूत्र बता रहा हूं आपको कि बहुत आसान बनिए। आसान लिखना बड़ा मुश्किल काम है, मुश्किल लिखना बहुत आसान है जी। इसी तरह से जिंदगी में आप जितने रिजर्व हो जाएंगे, लोग आपसे कटते चले जाएंगे। जितने आप घुल मिल जाएंगे, जितने आप आसान हो जाएंगे, जितने आप सामाजिक हो जाएंगे, लोग आपके पास आते चले जाएंगे। वही वजह है सर, आपकी कविताओं में बिल्कुल आसान शब्दों का इस्तेमाल होता है। हाँ, ये मैंने नीरज जी से सीखा कि नीरज जी भी बहुत आसान लिखा करते थे। तो आप आसान बनिए, सरल बनिए, कठिन बनने की कोशिश मत करिए, क्योंकि जिंदगी में बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे आपको जो बहुत कठिन है। किसी को किसी बात का घमंड है, किसी को किसी बात का घमंड है, किसी को गाड़ियों का है, किसी के अपनी प्रॉपर्टी का है, किसी को नौकरी का है। आपके पास ईश्वर सब दे आपको, कुछ भी, लेकिन धरातल पे रखे, मजा उसी में है। सर, इसी पे जो आप कह रहे हैं धरातल पे है, तो नई पीढ़ी के लिए संदेश था कि आपका एक वो था कि लकीरें हाथ की हो। नई पीढ़ी से हमें कोई शिकायत नहीं है। हाँ। नई पीढ़ी बहुत अच्छी है, उसमें बहुत एनर्जी है, और ईश्वर एनर्जी, इतनी एनर्जी हमको देता तो हम बहुत सारे काम कर सकते थे। लकीरें हाथ की जो नहीं सकते, लेकिन बस उनको दिशा देने की जरूरत है। और ये बड़े सामाजिक मुक्तक है मेरे, जिनका आप जिक्र कर रहे हैं सर, सुनाइए। वो इसलिए है कि हमारे परिवार टूटते जा रहे हैं जी। ये डिटोरिएशन का युग है, पतन का युग है। और जब पतन होता है, चाहे वो आध्यात्मिक पतन हो, चाहे वो सामाजिक पतन हो, चाहे वो पारिवारिक पतन हो, ये पारिवारिक पतन पे मेरे लिखे हुए मुक्तक हैं। और हमारी जो जिंदगी है वो परिवार से शुरू होती है। अगर हमने अपने परिवार को बचा लिया तो हम अपने समाज को भी बचा लेंगे, और इस टूटते हुए देश को भी बचा लेंगे। क्या है सर वो लाइन? वो ये है कि बदलते वक्त में ये कैसा दौर आया है, बदलते वक्त में ये कैसा दौर आया है, हामी से दूर हो रहा हमारा साया है। आज हम उनकी जुबां पे लगा रहे बंदिश, आज हम उनकी जुबां पे लगा रहे बंदिश, जिन बुजुर्गों ने हमें बोलना सिखाया है। और शानदार। जिन बुजुर्गों ने हमें बोलना सिखाया है। तो मैं अपनी नौजवान बच्चों से, नौजवान पीढ़ी से यही कहना चाहूंगा कि जिन माँ बाप ने हमको पैदा किया है, उनका सबसे बड़ा एहसान तो ये कि उन्होंने हमें पैदा किया है, ये खूबसूरत दुनिया दिखाई है। अगर वो ना होते तो हम ये संसार नहीं देख सकते थे। जी। आज हम थोड़े से लायक क्या हो गए, हमको डिग्री मिल गई, अच्छी नौकरी मिल गई, तो हम अपने जो माँ बाप को तिरस्कार देते हैं, जो उनके साथ व्यवहार करते हैं, ये इससे बड़ा पाप कोई है नहीं। तो उस पाप से बचिए। लकीरें हाथ की जो अपनी पढ़ नहीं सकते, लकीरें हाथ की जो अपनी पढ़ नहीं सकते, हवा खिलाफ हो तो उससे लड़ नहीं सकते, जो अपने घर के बुजुर्गों की करे अनदेखी, मेरा दावा है कि वो आगे बढ़ नहीं सकते। मेरा दावा है कि वो आगे बढ़ नहीं सकते। इसलिए मैं आपसे इल्तजा करता हूँ, हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, बच्चों, अगर आपके माता पिता हैं तो आप बड़े खुश नसीब हैं। और जीते जी जब तक आपकी बदन में सांस है, उनको पूरा रेस्पेक्ट करिए, उनको कोई तकलीफ मत होने दीजिए। दूसरा, अपने गुरु का बहुत सम्मान करिए जिसने आपको सिखाया है। और अपने छोटों से मोहब्बत करते रहिए, बड़ों का आदर करते रहिए। ये जीवन का मूल सिद्धांत है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। ये सब इतनी दुआएं देंगे आपको कि अब आगे की जो राहें हैं ना, आसान होती चली जाएंगी। इन जो माता पिता है ना, इनको बहुत मामूली चीज मत समझिए। ये जीते जागते देवता हैं, जीते जाते भगवान है। ये हमने भगवान को नहीं देखा है, कहाँ रहता है,
भगवान ने अपना रूप धर के हमारे घर में बैठा हुआ है और हम पहचान नहीं पाते। हम केदारनाथ चले जाते हैं, मक्का मदीना चले जाते हैं और जगह जगह तीर्थ यात्राएं करने चले जाते हैं उन्हें ढूंढने। बस उनको प्यार करिए, उनका आदर करिए। माँ के ऊपर सर बात रही थी, माँ के ऊपर आपने गाना लिखा था, हालांकि किसी फिल्म का गाना था जो आपको बड़ा अच्छा लगा था कि कौन सी है वो चीज। अच्छा, वो हाँ वो मैं उस, बहुत जब स्टूडेंट लाइफ में था हाँ तब ये गीत बहुत गाता था, क्योंकि मैं अपनी माँ से बहुत अटैच था। हम्म, इसलिए माँ से जुड़े हुए जितने भी गीत थे वो मुझे बहुत अच्छे लगते थे। उसी सिलसिले का एक गीत था और जिसको मैंने, जब मैं उदयपुर में पढ़ता था, उस गीत को मैंने स्टेज से गाया था जी। और उस गीत का इतना प्रभाव हुआ कि प्रिंसिपल ने मेरी पूरे 5 साल की फीस माफ कर दी थी, कौन आधी सा गाना था सर, मुझे आधी। सुनाइएगा। और उस एक रात में उस गीत से इतना पॉपुलर हो गया मैं, पूरे कॉलेज में सब लोग मुझे जान गए और मैं हीरो हो गया। जी। वो गीत था कि कौन सी है वो चीज जो, ये मेरा लिखा हुआ नहीं है, कौन सी है वो चीज जो यहाँ नहीं मिलती, सब कुछ मिल जाता है लेकिन हाँ माँ नहीं मिलती, माँ नहीं मिलती। जिसकी माँ होती है खुशकिस्मत होते हैं, जिसकी माँ नहीं होती जीवन भर रोते हैं। जिनकी माँ होती है खुशकिस्मत होते हैं, जिनकी माँ नहीं होती जीवन भर रोते हैं। माँ के प्यार जैसी कोई छां नहीं मिलती, सब कुछ मिल जाता है लेकिन हाँ माँ नहीं मिलती, माँ नहीं मिलती। इस गीत को प्रेजेंट करते वक्त मेरी जिंदगी का दूसरा टर्निंग पॉइंट आया था, जब कॉलेज के कल्चरल सेक्रेटरी ने इस गीत से पहले मैंने रिक्वेस्ट की थी कि हारमोनियम जरा प्ले कर दीजिए। तबले वाले से कहा तू तबला प्ले कर दे, उन दोनों ने मना कर दिया था। उनको लग रहा था कि पता नहीं ये कुछ अच्छा ना कर दे, हर ऊंची इमारत को गिरने का डर रहता है। तो उसी के मद्देनजर उन्होंने मना कर दिया, पर मैंने बिना हारमोनियम तबले के ये गीत गाया था। और उस रात मैंने सोच लिया कि मैं पैरासाइट नहीं बनूंगा किसी का, मैं किसी हारमोनियम या किसी ऑर्केस्ट्रा पे निर्भर नहीं रहूंगा। मैं खुद लिखूंगा और खुद गाऊंगा, मेरे पास कलम होगी, मेरे पास डायरी होगी, मैं खुद मैदान में अकेला खड़ा रहूंगा। तो ईश्वर ने मेरे जो हिम्मत थी उसको पंख दिए और मैं फिर कविताओं की तरफ बढ़ गया। तो उस टर्निंग पॉइंट ने मेरा बहुत साथ दिया। अगर वो उस वक्त ऐसा न होता मेरी जिंदगी में तो मैं कभी नहीं होता। नहीं, वहां भी माँ काम आई। सर 1 अक्टूबर 2024 लखीमपुर खीरी मंच, जहाँ से आपका माइक एक विधायक छीन लेता है, वो क्या पूरा वाकया था सर? पूरा अध्ययन किया है आपने बहुत पढ़ाई की है मेरे बारे में। उसमें हमारी कोई गलती नहीं थी। वो विधायक महोदय थे। क्या है कि कोई जब पदार्थ अंदर होता है ना तो धीरे धीरे असर करता है। तो मुझसे पहले जो कवि थे वो नीचे बैठे थे विधायक महोदय, और जब भी कोई कवि आता था उसको नीचे से डिस्टर्ब करते थे। अच्छा। हर कवि को उन्होंने डिस्टर्ब किया, शबीना को नहीं पढ़ने दिया और सर्वेश को नहीं पढ़ने दिया, सब मतलब सबके लिए वो कमेंट पास करते रहे। अब जब योगेश वर्मा थे ना? मैं नाम नहीं जानता हूँ, ये भी नहीं मालूम मुझे कि किस दल के थे। बीजेपी के थे। अच्छा, बीजेपी के थे। खैर ये तो आते जाते रहते हैं। तो जब टाइम हो गया, 4-5 कवि पड़ गए, तो उस रंग जो पदार्थ उसने रंग दिखाना शुरू किया। तो उनको लगा कि जब मैं यहाँ बैठ के इनको रोक सकता हूँ तो मुझे स्टेज पे चलना चाहिए। और वो उस समय मैं माइक पे था। उन्होंने आओ देखना था,
बस मेरी कविता पे माइक हाथ में लेकर के और मेरी कविता को डिस्क्राइब करना शुरू कर दिया उन्होंने। अच्छा। मुझे कुछ अपशब्द नहीं बोला उन्होंने, लेकिन वो जैसे नेताओं की आदत होती है वो बोलना शुरू कर दिया। जनता बहुत परेशान थी उन विधायक महोदय से, क्योंकि वो कवि सम्मेलन चलने ही नहीं दे रहे थे। फिर वो कवि सम्मेलन बहुत मतलब बिखर गया और फिर उनको वहां से भगाया, मैदान से दूर ले गए विधायक को। अच्छा। हाँ, तब जाके आगे कवि सम्मेलन चला। तो कुछ होते हैं, जब नगर पालिका का पानी बहता है तो कुछ कीटाणु आ ही जाते हैं। सर, देश की राजनीति पे थोड़ी बात कर ले। आज की राजनीति पे आप क्या कहेंगे सर? देखिए, ये राजनीति हमारा विषय नहीं है और हम उस विषय में जानते भी नहीं है कुछ भी। हमसे आप कुछ भी पूछेंगे तो हम उल्टा सीधा जवाब देंगे, क्योंकि जबकि कोई चीज जानते नहीं, किसी चीज को अनपढ़ है जिस मामले में। लेकिन मैं इतना जानता हूं, एक लाइन में समझा सकता हूं आपको पूरे। सन 47 से हमारा देश आजाद हुआ और हम यहां तक आए हैं। ये राजनीति एक तरह से पिता पुत्र का संवाद है। उस समय जब 47 के बाद जिन लोगों के हाथ में देश था वो समझ लीजिए पिता थे। ओके। हर पिता ये चाहता है कि मैं इस घर को बहुत अच्छी तरह चलाऊं जी, और जितनी सामर्थ्य होती है चलाता है, अच्छी तरह चलाता है। एक एज के बाद उसका वो चला जाता है, फिर उसके बेटे संभालते हैं। तो अब उनके बेटे संभाल रहे हैं, अगर लायक होंगे तो घर को अच्छी तरह चला लेंगे। उन्होंने उस समय अपने युग में बहुत अच्छा किया। अब जो हो रहा है वो भी, जो इस समय है वो भी अपने जाने तो बहुत अच्छा कर रहे हैं। देश का परिस्थिति के हिसाब से बाप भी अच्छा कर चुके और बेटे भी अच्छा कर रहे हैं। तो उस हिसाब से, और यूं आरोप प्रत्यारोप तो चलते रहते हैं, उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन देश के हित में काम होने चाहिए, अहित में नहीं होने चाहिए। ठीक है सर, चलिए ठीक है, सियासत में बात नहीं करते, हम आपस में बात कर लेते हैं। कलम आपके पास भी है, कलम हमारे पास भी है। किसकी कलम कुंद हो गई है सर? क्या पत्रकार की कलम कुंद हो गई या कवि या शायर की? मैंने कहा ना आपसे, ये पतन का युग चल रहा है, और जब पतन समाज पतित होता है तो उसमें सब पतित होते हैं, कोई नहीं बच सकता। हम और आप भी तो समाज के योग अंग है ना, पार्ट है जी। तो जब समाज की दूसरी लोग में गिरावट आई है तो हम लोगों में भी गिरावट आएगी, हम बच नहीं सकते हैं। तो जहां आपने लोग अन्य चीजों से समझौता किया, हम लोगों ने भी समझौता किया है। हमारे यहाँ भी दलों में बट गए कवि और शायर जी। आप अगर मुशायरा देखें या कवि सम्मेलन देखें तो ऐसा लगता है कि जैसे हिंदुस्तान पाकिस्तान का युद्ध चल रहा है। अच्छा, मंच पे ऐसा दिखता है? हाँ, मुशायरे में हिंदुस्तान को खूब गालियां दी जा रही हैं। हाँ। और कवि सम्मेलन में पाकिस्तान को खूब गालियां दी जा रही हैं। तो गिरावट तो ये भी आई है। एक वो जमाना था जब दिनकर जी कविता पाठ करते थे, फिर खून खोल जाता था। अब तो कुछ होता ही नहीं है, कितने आप जो उसकी कविता पढ़ लीजिए। तो पतन हमारे पास, हमारे यहाँ भी हुआ है। और जब बिना भावनाओं की कोई चीज लिखी जाएगी तो उसमें उबाल नहीं आ सकता। सोच की जो चीज लिखी जाती है ना, वो अखबार होता है। और जो भावनाओं से लिखा जाता है कविता, वो कविता होती है। सोच के भाषण आप लिख सकते हो दिमाग से, दिल से तो कविता होगी। तो सर, आज के वीर रस जो है, वीर रस कवि है, तो वो भावने नहीं उसमें डाल पा रहे होती तो क्यों नहीं, उसका रिजल्ट आता तुरंत। और इस समय तो देखिए, मैं बहुत कड़वी बात कह रहा हूँ, असल बात कह रहा हूँ। इस समय वीर रस का स्कोप इसलिए कम हो गया है कि जो समस्याएं थी जिन पे कविताएं लिखी जा रही थी, वो राम मंदिर पे कविताएं लिखी जा रही, वो बन गया। कश्मीर पे लिखी जानी थी, वो खत्म हो गया। अब आप किस पे कविता लिखोगे? आप अब वो ऐतिहासिक तो लिख नहीं सकते कि उसने राणा प्रताप पे आक्रमण कर दिया, राणा प्रताप ने फिर अपने मेवाड़ बचाया। उस इतिहास से आज का युवा कनेक्ट होगा नहीं हो रहा। उसे क्या लेना देना, नेता हो रहे हैं। हाँ, उससे राणा साहब मेवाड़ तो ये सब बताए ना, पतित होना अच्छी बात नहीं है। सर, आपने प्रेम को क्यों चुना अपनी कविता में? प्रेम एक ऐसी चीज है जिससे कोई भी व्यक्ति अछूता नहीं है। अगर कोई ये कहे कि मैंने प्रेम नहीं किया तो वो सरासर झूठ बोल रहा है। प्रेम हर व्यक्ति करता है। प्रेम के रूपांतरण अलग अलग हो सकते हैं।
कोई देश से प्रेम कर सकता है, कोई अपने बच्चों से प्रेम कर सकता है, कोई अपनी किताबों से प्रेम कर सकता है। आप प्रेम को सिर्फ लड़के लड़कियों में क्यों मांगना चाहते हैं? हम्म, आपने जो सवाल पूछा है वो उसी दृष्टिकोण से पूछा है। प्रेम का मैं बहुत असल ये मैं नहीं सोचता, सारे लोग ही अगर प्रेम की बात करते हैं तो वहीं आके टिक जाती है सबकी। हाँ, वो वहीं आके टिक जाते हैं और ये भी पूछते हैं कि आप इसके क्या कारण है, आप क्यों प्रेम लिख रहे हैं? तो मैं तो बस एक शेर में बात खत्म कर देता हूँ कि वैसे तो तेरा जिक्र जमाने में करूंगा, कोशिश ये करूंगा कि तेरा नाम ना आए। अरे बस, प्रेम इतनी अद्भुत चीज है फहीम साहब, इतनी अद्भुत चीज है, क्या आप इससे उसका कोई ऑल्टरनेट नहीं है। आपने अपनी कविताओं में प्रेम माँ से भी किया है। माँ से भी किया है। आपने कहा है कि वो चार को पाल सकती है, चार एक को नहीं पाल तो सकते। मेरा प्रेम जो है शरीर से शुरू होता है और आध्यात्म तक जाता है। तो इस कविता को, इस गीत को सर थोड़ा सा तरन्नुम में पढ़िएगा सर। तन तुम्हारा अगर राधिका बन सके, बहुत अच्छी कविता। तन तुम्हारा अगर राधिका बन सके, मन मेरा फिर तो घन श्याम हो जाएगा, मेरे होठों की वंशी जो बन जाओ तुम, मेरे होठों की वंशी जो बन जाओ तुम, सारा संसार ब्रिज धाम हो जाएगा, शानदार सर। तन तुम्हारा अगर राधिका बन सके, मैं मना लूंगा तुम रूठ कर देख लो। अब आपको ऐसा लग रहा होगा जैसे मैं अपनी प्रेमिका से कह रहा हूं, लेकिन एक भक्त भगवान से बोल रहा है। मैं मना लूंगा तुम रूठ कर देख लो, जोड़ लूंगा तुम्हें टूट कर देख लो, हूं तो नादान फिर भी मैं इतना नहीं, थाम लूंगा तुम्हें छूट कर देख लो। शानदार शानदार। एक बदरी ही बनकर बरस दो जरा, सीधी टॉक हो रही है देखिए आप। एक बदरी ही बनकर बरस दो जरा, वरना सावन भी बदनाम हो जाएगा, तन तुम्हारा अगर राधिका बन सके, मन मेरा फिर तो घन श्याम हो जाएगा, मेरे होठों की वंशी जो बन जाओ तुम, सारा संसार ब्रिज धाम हो जाएगा, तन तुम्हारा अगर राधिका बन सके। क्योंकि हम ब्रिज के रहने वाले हैं, ये पूरा क्षेत्र ब्रिज में आता है, इसलिए कृष्ण का मेरे ऊपर बड़ा असर है, कृष्ण और राधा का। तो हर गीत में वो कहीं ना कहीं घूम फिर के आ जाते हैं और उसी का परिणाम ये है कि वो गीत मैं कहाँ से शुरू करता हूँ वहां जाके अटक जाता है। और ये यात्रा है मेरी, जिसको मैं सार्थक यात्रा मानता हूँ। अभी मैं प्रेमानंद जी के पास भी गया था तो उन्होंने भी कहा यही, अच्छा, कि मेरा सवाल था उनसे कि मैंने जिंदगी भर प्रेमी प्रेमिका पे गीत लिखे हैं, ऐसी कौन सी यात्रा। आपने सर प्रेमानंद जी से कहा? जी हाँ, जी। मैंने कहा उनसे, मेरा सवाल था कि मैंने जिंदगी भर प्रेमी प्रेमिका पे गीत लिखे हैं, ऐसा क्या करूं कि ये सारे के सारे गीत आध्यात्म की तरफ चले जाएं। तो उन्होंने एक ही बात की कि आपको बहुत प्रसिद्धि मिल सकती है, तालियां मिल सकती हैं, पैसे खूब मिल जाएंगे, लेकिन जो सबसे बड़ा धन है आप उससे चूक जाएंगे। तो मेरा तो उन्होंने यही कहा कि आप ये सब छोड़ के और बस अध्यात्म की कविताएं लिखिए, भगवान की कविताएं लिखिए, ईश्वर की कविताएं लिखिए, तो इससे जो धन प्राप्त होगा वही काम आना है आपको वहां जाकर के। जी, वो संत है, उन्होंने संत जैसी बात की और मूल तत्व तो यही है। तो उन्होंने फिर मेरी जो समस्या थी उसको आसान किया। उन्होंने कहा देखो एकदम नहीं छोड़ सकते, तो ऐसा करो शुरू में आप प्रेमी प्रेमिका की बात कर लीजिए और फिर धीरे धीरे करके अंत में ऐसा कुछ करिए कि वहां पे जाके आपका जो लेखन है राधा के चरणों में या कृष्ण के चरणों में समर्पित हो जाए। तो वो मैं पहले से कर रहा था, लेकिन उनका एक ऐसा मोहर लग गई तो मेरा आत्मबल बढ़ गया
सर अब प्रेमानंद जी महाराज की बात चल रही है, तो अभी उनके एक बयान को लेकर के सर बड़ा कंट्रोवर्सी हुआ। शायद सुना है, तो उसे लेकर के आपका नज़रिया क्या है उस बयान को बेवकूफ लेकर? हैं लोग, हुँ, हुँ। और ये वही लोग चिल्लाते हैं जो ऐसा करते हैं। और आज देखिए पूरा समाज प्रेमानंद जी के समर्थन में खड़ा हुआ है। हाँ, हाँ। अब वो चंद लड़कियां हैं, 2-3 लड़कियां या कुछ चैनल हैं, उनको अपनी टीआरपी बनानी है, वो ऐसा कर रहे हैं। वो कुछ ज्यादा दिन चलना नहीं है, बस ये टीआरपी का खेल थोड़ी दिन का होता है, 2-4 दिन का, 1 आध हफ्ते का, वो फिर टॉपिक खत्म हो जाते हैं। उन्होंने कहाँ कुछ गलत कहा है मुझे बताइए? सब कुछ सही कहा है। लोगों ने सोच उसे गलत किया है। सोच गलत रहे हैं आप। समाज में तो चल ही रहा है ना। हाँ, सब चल रहा है, वो सब देख रहे हैं वो। हुँ। तो दृष्टिकोण उनके खराब हो गए लोगों के। अच्छी बात को भी गलत दिशा में ले जाकर उसको क्रिटिसाइज करना, और संतों क्रिटिसाइज कर रहे हैं, आप क्यों पाप के भागी बन रहे हैं? उन जैसी तपस्याएं तो करिए आप। सही बात है, जिंदगी गला दी उन्होंने और अनुभवों में। उनके पीछे तो हर समाज का आदमी है। थोड़ा सा ऐसा नहीं है कि सिर्फ हिंदू वहां जा रहे हैं, अजय, बहुत सारे लोग अभी जा मैंने रहे हैं। देखा वो अरब से कई हाँ। मुस्लिम आए उनसे मिलने। हाँ। तो जो बात अच्छी होती है वो चाहे अरब की लोग मेरे सुने, चाहे अमेरिका के लोग सुने, सबको अच्छी लगेगी। और जो खराब होगी उससे कोई भी, उसके परिवार के लोग भी नहीं सुन पाएंगे। सही बात है सर। संजय सिंह बाबू का एक गाना था, वो अपने पिता से शिकायत करती है तर कि मेरी शादी हो गई, क्या आप मुझे याद करते हैं कि नहीं करते? उसके जवाब में आपने एक गाना लिखा कि वो पिता के लिए गाना हाँ, वो कि इस समय देखिए कितना पिता याद इस करता है। समय मुझे बहुत पसंद आ रहा है लोगों को, बहुत पसंद क्योंकि सर। मेरी दिली इच्छा थी जब उन्होंने गीत मैं तो लिखा। चाहूंगा कि इस गाने को सर पूरा सा सुनाए सर, मैं सुना दूंगा। और मैं अपने दर्शकों से भी यही निवेदन करूंगा कि इस गाने को सुने और समझें और अपनी जिंदगी में इसको जरूर बैठाएं। तो सर प्लीज सर। इस गीत की कहानी है, मैं अपने सारे दर्शकों को बताना चाहता हूँ, इस गीत की कहानी है। जैसा कि आपने नाम लिया संजय सिंह जी का, वो एक गीतकार हैं, और मैं उनसे अनिरुद्ध गीता जानता नहीं था। उनका गीत ये जरूर मैंने सोशल मीडिया पे सुना, कोई लड़की गा रही थी, और उसको फिर बाद में देखा तो उनको बहुत लोगों ने गाया। तो एक लड़की का दर्द था, एक बेटी का दर्द था, अपने पिता से कह रही है कि आपने मुझे विदा कर दिया, उसके बाद मेरी खबर नहीं ली, आपको मेरी याद ही नहीं आती। तो बहुत सारे कारुणिक प्रसंग है उसमें, बहुत अच्छा लगा मुझे उस वक्त। फिर मुझे ये लगा यार, ये तो लड़की ने तो अपनी बात कह दी। बाप से पूछा, अपने पिता से पूछा कि तुझको क्यों नहीं याद आती? जी। तो इस गीत के माध्यम से मैंने पिता का दर्द रखा था जी। अब अगर मैं वही मीटर, वही धुन अगर मैं लिखता हूं, तो मुझे मेरे ऊपर आरोप ये लगेगा कि आपने कोई धुन चुरा ली उनकी, कॉपी, हाँ, या वही उसकी पलट कर रहे हैं। तो मैंने उस संजय सिंह जी को तलाशा। अच्छा सर, ऐसा किया आपने? हाँ, मैं नहीं जानता था उनको, क्योंकि जो भी सोशल मीडिया पर उनके गीत को गा रहे थे, उनका किसी ने नाम ही नहीं लिया। अच्छा। अब बिना नाम के गा रहे थे। तो मैंने उनको तलाशा, फिर मालूम पड़ा कि ये शैलेश रोड़ा के किसी कार्यक्रम में वो आए। उनका जो वाहवा की बात, जी हाँ, वाहवा की बात में आए, मैंने भी सुना था। तो मुझे बताया कि अभी उनके कार्यक्रम में इन्होंने ये गीत गाया है। फिर मैंने शैलेश जी से संपर्क किया, उनसे मैंने पूछा कि ये जो शख्स थे उनका नंबर मिल जाएगा मुझे? तो उन्होंने कहा तो पीए से बात कर ले, दे देगा। तो मैंने उनके पीए से बात करी, नंबर लिया। तो जब मैंने फोन मिलाया तो मैंने अपना परिचय दिया, मैं विष्णु सक्सेना बोल रहा हूँ। तो मेरा नाम सुनते ही वो एकदम चौंक गए और बड़े खुश हुए। मुझे नहीं मालूम था वो मेरे फैन है। तो बोले सर, मैं तो आपका बहुत फैन हूँ, और मैंने भोपाल में आपको खूब नीचे बैठ के सुनाया, आपसे मिल नहीं पाता था संकोच की वजह से। मैं वैसे गाजीपुर का रहने वाला हूँ, अब यहाँ भोपाल में रह रहा हूँ। फिर मैंने उनसे निवेदन किया कि मैंने ये बताइए, आपका ये जो गीत है, इसमें बेटी का वर्जन है, ये बेटी का दर्द है। मेरा मन है कि मैं पिता का वर्जन रखूं, पिता का दर्द इसमें लिखूं। तो आपकी परमिशन है? तो बोले दादा कैसी बातें कर रहे हो आप लिखिए, मुझे तो खुशी होगी कि आप कम से कम इसके अपने पिता का दर्द बयां कर रहे हैं, और मेरे गाने पे कर रहे हैं, और मेरे गाने पे कर रहे हैं। मैंने दूसरी परमिशन और ये है कि मैं ये इसी मीटर में, इसी धुन में लिखना चाहता हूँ। कि बोले ये तो और अच्छी बात होगी कि जब भी कोई भी आपका गीत सुनेगा उसको मेरे गीत की ध्यान आएगी। तो मैंने कहा इसलिए लिख रहा हूं कि अगर मैं आपकी धुन में नहीं लिखूंगा तो कोई जवाब नहीं माना जाएगा, कोई सिंपल पोइट्री हो जाएगी मेरी। तो तब फिर मैंने ये गीत लिखा। जी सर।
भाई साहब वो गीत सुने हैं, जी ये मेरे दिल का गीत है। जी सर, उस और ये बताऊं कि देखिए, मेरे कोई बेटी नहीं है, बेटी न होते हुए भी मैंने पिता का दर्द महसूस किया है, जी तब वो गीत आपको सुन मिलता है। चश्मा लगा लेता हूँ जरा। जी जी लगाइए फर्स्ट लाइट। सच बात तुझको दिल की बताऊं मेरी लाडो, गाऊं मेरी लाडो, की याद बहुत आती तेरी। सच बात तुझको दिल की बताऊं मेरी लाडो, गाऊं मेरी लाडो, की याद बहुत आती तेरी। सादी सी जिंदगी मेरा सादा जमीर था, घर से गरीब था मगर मन से अमीर था। मेहनत ईमानदारी ये मेरे उसूल थे, जब तू नहीं थी घर में तो बस दो ही फूल थे। तुझ जैसी कली आते ही जो रोशनी आई, दी सबने बधाई, कि याद बहुत आती तेरी। सच बात तुझको दिल की बताऊं मेरी लाडो, गाऊं मेरी लाडो, कि याद बहुत आती तेरी। मेरी उस स्थिति में भी तूने कितना संयम रखा है, मैं इसलिए तो याद कर रहा हूं। जिस हाल में रखा तू उसी हाल में रह ली, जिस हाल में रखा तू उसी हाल में रह ली। आई जो मुसीबत तो मेरे साथ ही सह ली। आंखों में कभी तूने बड़े ख्वाब न पाले, चादर से कभी पाँव भी बाहर न निकाले। जब भेजने ससुराल तेरी डोली सजाई, आती थी रुलाई, कि याद बहुत आती तेरी। सच बात तुझको दिल की बताऊं मेरी लाडो, गाऊं मेरी लाडो, कि याद बहुत आती तेरी। जब तक रही तू घर की ये बगिया भी हरी थी। हर पिता के लिए बेटी क्या होती है। जब तक रही तू घर की ये बगिया भी हरी थी, तंगी के हाल में भी तू पापा की परी थी। बेटों से थी उम्मीद तू उनसे बड़ी मिली, जब देर से लौटा कभी बाहर खड़ी मिली। ससुराल में भी तूने मेरी साख बढ़ाई, सुनने में ये आई, कि याद बहुत आती तेरी। सच बात तुझको दिल की बताऊं मेरी लाडो, गाऊं मेरी लाडो, कि याद बहुत आती तेरी। एक तो तेरे जाने का गम, दूसरा गम क्या है, किस वजह से अब तेरी याद आती है और मैं बोल नहीं पाता, तू ना दुखी हो जाए इसलिए अब वो बताता हूं। जब से गई तू ब्याह के मन टूट गया है, जब से गई तू ब्याह के मन टूट गया है। लगता है विधाता भी घर से रूठ गया है। भाई तेरे सब रूठ के घर छोड़ गए हैं, गम के समंदरों से तार जोड़ गए हैं। तेरे बिना अब वक्त पे मिलती न दवाई,
दूं किसको दुहाई कि याद बहुत आती तेरी। सच बात तुझको दिल की बताऊं मेरी लाडो, गाऊं मेरी लाडो कि याद बहुत आती तेरी। मेरे कोई बेटा नहीं है, कोई बेटी नहीं है, दो बेटे हैं। और अब बड़े बेटे के ट्विंस हुए हैं, एक बेटी है एक बेटा है। ये कवि के हाथ में ही नियामत भगवान ने दी है कि वो कल्पनाओं से बहुत आगे चला जाता है। तो वो 2 साल की हुई है। अब मैं कल्पना 22 साल आगे जाके कल्पना की है मैंने कि 22 साल बाद जब वो शादी होगी तो उसकी क्या फीलिंग्स होंगी और उसके पिता की क्या फीलिंग्स होंगी। अब जब दुनिया बदल रही तो ये समाज भी बदलना चाहिए। इस गीत का कंक्लूजन है, सच बात तुझको दिल की बताऊं मेरी लाडो, गाऊं मेरी लाडो कि याद बहुत आती तेरी। कैसा है ये सिद्धांत भला कैसा तर्क है, कैसा है ये सिद्धांत भला कैसा तर्क है। दोनों जिगर के टुकड़े हैं पर फिर भी फर्क है। अपने ही खून के लिए हम इतने क्रूर क्यों, बेटे तो दिल के पास बेटी घर से दूर क्यों। ये सिद्धांत किसने बना दिए वो समझ में नहीं आता। अब इनके पीछे क्या कारण रहा होगा मैं उसमें नहीं जाना चाहता, लेकिन मुझे जो अब लग रहा है वो ऐसा होना चाहिए। कैसा है ये सिद्धांत भला कैसा तर्क है। दोनों जिगर के टुकड़े हैं पर फिर भी फर्क है। अपने ही खून के लिए हम इतने क्रूर क्यों, बेटे तो दिल के पास बेटी घर से दूर क्यों। हिम्मत से आगे बढ़ के पहल क्यों नहीं करते, हिम्मत से आगे बढ़ के पहल क्यों नहीं करते। ऐसी परंपरा में बदल क्यों नहीं करते। क्यों कह रहे हैं आप बेटी पराया धन है, बेटों को भी पराया धन करिए ना। मेरा मानना है अगर ऐसा हो गया तो ये वृद्धाश्रम बंद हो जाएंगे। कोई जो बेटियां कर देती हैं माँ बाप का ध्यान रख लेती हैं, आज के समाज में बेटे नहीं रख पा रहे हैं, पता नहीं क्यों, क्या कारण है। अगर ऐसा है तो ये इस सिद्धांत को पलट के देखिए, ये बहुत बड़ी क्रांति हो जाएगी। कैसा है ये सिद्धांत भला कैसा तर्क है। दोनों जिगर के टुकड़े हैं पर फिर भी फर्क है। अपने ही खून के लिए हम इतने क्रूर क्यों, बेटे तो दिल के पास बेटी घर से दूर क्यों। हिम्मत से आगे बढ़ के पहल क्यों नहीं करते, ऐसी परंपरा में बदल क्यों नहीं करते। मैं बात कर रहा हूँ मगर आंख भर आई, मैं बात कर रहा हूँ मगर आंख भर आई। रुकती न रुलाई कि याद बहुत आती तेरी। सच बात तुझको दिल की बताऊं मेरी लाडो, गाऊं मेरी लाडो कि याद बहुत आती तेरी, कि याद बहुत आती तेरी, कि याद बहुत आती तेरी। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत अच्छा गाना। तो ये दिल से निकला हुआ गीत है और पता नहीं ईश्वर ने किन क्षणों में उसे लिखवा लिया। इस बहुत चीज को वक्त लगा मुझको अपने को उस फीलिंग्स को कलेक्ट करने में, तब लिख पाया और ठीक हो गया है। आप सुनना चाहते हैं, लोग सुनना चाह रहे हैं, तो अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है मैंने सही दिशा में काम किया है। दरअसल क्या है सर, जिसके बेटियां हैं वो इस चीज को फील कर अब सकता वो कनेक्ट करेंगे तुरंत। कनेक्ट करेगा। तो मैंने किया उसको
ठीक है सर। अ, ये मैंने सर। इसीलिए वो एक मुक्तक कभी लिखा था, दिल के जख्मों को ढक नहीं सकते, मांग वो अपना हक नहीं सकते, एक माँ चार पाल सकती है, एक माँ चार पाल सकती है, चार एक माँ को रख नहीं सकते। ये जो इस समय का बदलाव है, उसके तहत ये सब कुछ हो रहा है। और मैं फिर कहता हूं कि ये सब नहीं होना चाहिए। अपने माता पिता का पूरा ध्यान रखिए, उन्होंने आपको पाला है, पढ़ाया है, बड़ा किया है। आप कहेंगे कि ये सब करते हैं, उन्होंने कोई खास काम नहीं किया। तो बस एक छोटा सा कवि होने के नाते, क्योंकि समाज से कनेक्ट हूं, इसलिए एक संदेश देना चाहता हूं जो मुझे देख रहे हैं, मेरे युवा दोस्त, मेरे बच्चे, उनसे कहना चाहता हूं कि जिनको कहता है तू अभागे हैं, तेरी नींदों के लिए जागे हैं, इतना मद में क्यों चूर होता है, इतना मद में क्यों चूर होता है, तेरे बेटे भी तेरे आगे हैं, तेरे बेटे भी तेरे आगे हैं। ये दुनिया की साइकिल है, चक्र है, चक्र हम जहां से चले हैं एक न एक दिन हमको वहीं लौट के आना है। ये कहना बिल्कुल बेकार है कि इस संसार में कुछ नहीं है, सब कुछ यही है, स्वर्ग या नर्क, कहीं बादलों के पार कुछ भी नहीं है, सब यही है। और रूप बदल बदल के आपको परिणाम दिखाता रहता है ईश्वर, हम पहचान नहीं पाते, वो संकेत देता है पल पल पे आपके लिए। आपने पहचान लिया तो आपने अपनी जिंदगी सुधार ली, वरना आप जैसा आपकी किस्मत में लिखा है वैसा करेंगे। सर एक सवाल मेरा यह है कि आपने अपनी मुक्तकों से गीता का ट्रांसलेट किया है सर, गीता को ट्रांसलेट किया है। वो सर आपने वो विचार कहाँ से आया और उसके 2-4 मुक्तक सर हमें सुनाएं। मैंने आपसे पहले किया, शायद अपनी पॉडकास्ट की स्टार्टिंग में मैंने कहा था कि मुझे कोई गलतफहमी नहीं कि मैंने कुछ किया है। ये सब ऊपर वाले की प्रेरणा थी। मैं क्या कर सकता हूँ यार गुरु, अपना जी तो मुझे यही पता नहीं पड़ता कि मैं कभी कैसे हो गया। ये सब देखिए, जो रिश्ते होते हैं ना, जो भौतिक रिश्ते हैं वो टेम्परेरी होते हैं, और जो आध्यात्मिक जिन्हें ईश्वर बनाता है इन रिश्तों को, वो परमानेंट होते हैं। जैसे माँ बेटे का रिश्ता है, ये परमानेंट है। दोस्त दोस्त का रिश्ता है, वो हमने इस संसार में आगे बनाया है, तो आज है दोस्ती, कल टूट भी जाएगी, उतना दर्द भी नहीं होगा। लेकिन हमारे जो इस समय का समाज है, वो जो रिश्ता, मजबूत रिश्ता बना हुआ है जिसे ईश्वर ने बनाया, उसको भी टेम्परेरी समझता है। इसलिए ये सारी हरकतें हो रही हैं जी। और जो कवि, मेरा जो रिश्ता है ना ये कविता से, वो ईश्वर प्रदत्त है। तो ईश्वर ने जो रिश्ता बनाया है मेरा कविता से, जिसके तहत ये गीता का काम हुआ, ये आज जब वो मुक्तक पढ़ता हूँ तो ऐसा लगता है ये लिख कैसे गए यार, मैं तो, मेरी तो इतनी बड़ी सोच ही नहीं है। तो ये एक, इसके पीछे भी एक बहुत कहानी थी, ये कैसे दिमाग में आया, कैसे प्रेरणा जगी, तो मन ये हुआ कि कुरान का करें पहले। तो क्योंकि मेरे जहां मैं रहता हूँ वो सब वातावरण वैसा ही है जी जी। और काइश तो वैसे भी आधे मुसलमान होते हैं। तो सोचा कि आज कुरान का कर लेते हैं, हम भी तो देखें इसमें क्या छिपा हुआ है, इतना ऊंची ऊंची फेंकते हैं ये लोग। तो लाओ देखें। लेकिन फिर मैंने अपने लोगों से राय ली, तो उन्होंने यही कहा कि इसमें इसका अनुवाद मत करिए, क्योंकि कहीं कुछ गड़बड़ हो गया, होता भी है,
कहीं कुछ गड़बड़ हो गया तो लोग फालतू में फतवा जारी कर देंगे। इसलिए उस पे काम करिए जो आप बचपन से पढ़ते आए हैं। तो गीता हमारे खून में है, हम लोगों ने शुरुआत में पढ़ी है, हमारे मदर फादर्स ने पढ़ी है। तो उस पर लिखिए, अगर कुछ ऊंच नीच भी हो जाएगा तो हिंदू धर्म बड़ा फ्लेक्सिबल है, तो सब सहन कर लेगा। तो फिर हमने फिर इस पे काम किया। और जब एक अध्याय, पहले तो बड़ा मुश्किल लगता था कैसे होगा, अब क्योंकि गीता में रिपीटेशन बहुत है, तो एक मुक्तक में एक श्लोक आ नहीं सकता था, तो हमने दो दो तीन कहीं किसी जगह दो श्लोकों का एक मुक्तक बनाया, किसी जगह 3 श्लोकों का एक मुक्तक बनाया, यूं करके वो पूरी गीता कंप्लीट की। और शुरू में लगता था बड़ा मुश्किल होगा, लेकिन सब ईश्वर करता चला गया। और एक अध्याय के बाद फिर मैं बांके बिहारी के दर्शन करने जाता था, एनर्जी लेने। अच्छा, हाँ, वृंदावन जाता था, फिर दूसरे अध्याय पे लग जाता था। ये वहीं से लिखी गई है ना? हाँ, एनर्जी वो ही देता था। एक अध्याय खत्म हो जाता फिर जाता था, फिर दूसरे अध्याय खत्म होता फिर जाता था, यूं करके मेरे 17-18 चक्कर लग गए। 18 अध्याय है गीता में, तो इस बहाने मैं एनर्जी लेके फिर अपने बूस्ट होता था, फिर लिखता था। ताकत वहां से मिल रही थी। ताकत वहां से मिलती थी। तो मैंने वो बहुत गीता आसान कर दी है, गीता बहुत आसान हो गई, क्योंकि जो श्लोक हैं उनको आम आदमी नहीं समझ सकता, और जो टीका लिखी गई है, मैंने आपसे पहले भी कहा था, जो बात गद्य में समझ में नहीं आती पद्य में बहुत आसानी से समझ में आ जाती है। तो मैंने वो मुक्तक जो लिखे हैं बहुत आसान है, उनको बच्चा भी समझ सकता है, छठी क्लास का, कि क्या हो रहा है गीता में। तो उसके एक दो मुक्तक आपको सुना दे। तो फहीम जी, इसमें ये गीता का दूसरा अध्याय है, जिसके 2-3 मुक्तक आपको सुनाता हूँ, और ये प्रकाशित हो चुकी है। अच्छा, प्रभात प्रकाशन ने इसको छापा है। अच्छा सर, अच्छा मालिक सर, इसको लेना और कैसे ये अमेज़न पे है। अच्छा अच्छा, आप अमेज़न पे गीता कहती है नाम से डालेंगे, गीता कहती है विष्णु सक्सेना, ओके, तो वहां से आपको मिल जाएगी। ठीक है सर। और बहुत अच्छी छापी उन्होंने, बिल्कुल कॉफी टेबल बुक की तरह छापी है, अच्छा, आम बुक्स की तरह नहीं है। बहुत मेहनत की है उन्होंने। और इसको भी, इसके पीछे बड़ी कहानी है। जिस दिन पहला मुक्तक लिखा गया था, बाई द वे उस दिन कृष्ण जन्माष्टमी थी। अरे और जिस दिन गीता कंप्लीट हुई है उस दिन भी कृष्ण जन्माष्टमी थी। पर सारे काम सर कराए जा रहे थे आप, यस, और कुछ नहीं कर रहे फिर थे। बहुत सारे पब्लिशर मैंने देखे, जिस दिन पांडुलिपि मैं प्रभात प्रकाशन में देके आया उस दिन भी कृष्ण जन्माष्टमी थी। उन्होंने वही टाइम दिया मुझे संयोग से कि आप उस दिन आ जाइए, और जिस दिन किताब छप के तैयार हुई है उन्होंने कहा आप कल किताबें ले जाइए, वो उस दिन भी कृष्ण जन्माष्टमी थी। 4 साल लग गए जी। तो ऐसा लगा कि ये सब कृष्ण ने मेरा पीछा नहीं छोड़ा अंत तक, मतलब काम वहीं से हो रहा था। हाँ, डायरेक्शन वहां से मिल रहा था। तो मैं दूसरे अध्याय के 2-3 मुक्तक आपको सुनाता। युद्ध भूमि में रण आतुर जब सजे खड़े हैं सारे परिजन, तब केशव ने कारण पूछा, शिथिल हुए क्यों जाते अर्जुन। असमय ऐसी दशा देख कर संजय यूं धृतराष्ट्र से बोले, व्याकुल सा तन विचलित सा मन, अर्जुन का करता हूं वर्णन। ये श्लोक नंबर 2। अचरज बहुत हो रहा है तुम इस विषाद से बाहर आओ, संकट की इस घड़ी में अर्जुन धीरज अपना मत बिसराओ। अपयश दुखद असभ्य आचरण उचित नहीं है ऐसे पल में, धूल जमी मन के दर्पण पर साफ करो निर्मल बन जाओ। इस तरह से सारे अध्यायों का। सर एक दो और प्लीज। श्लोक नंबर 3। जी सर। समय परीक्षा का है इसमें, अपने धीरज को मत छोड़ो, परम वीर हो हे अर्जुन तुम, साहस से नाता मत तोड़ो।
कायर और नपुंसकता के लक्षण का मत करो प्रदर्शन। मन की दुर्बलता को त्यागो, बनो बहादुर, मुख मत मोड़ो। अब 3 अच्छे नहीं लगते, चौथा चौथा सर। अर्जुन बोले फूल के बदले क्यों कांटों से प्यार करूंगा। अर्जुन बड़ी मुश्किल से आए हैं लड़ाई हाँ, करने के लिए। हाँ, उन्होंने कर दिया था। तर्क वितर्क चलता रहा है। हाँ, अर्जुन बोले फूल के बदले, क्योंकि अर्जुन तो कृष्ण को मित्र मानता था, वो जानता थोड़ी है भगवान है ये। जी। अर्जुन बोले फूल के बदले क्यों कांटों से प्यार करूंगा। सृजन किए बिन इस विनाश से कैसे मैं श्रृंगार करूंगा। जिसने मुझको गोद खिलाया, जिससे मैंने शिक्षा पाई, द्रोणाचार्य। पूज्य प्रताम है गुरु द्रोण पर, कैसे कहो प्रहार करूंगा। बहुत शानदार। क्योंकि मित्र से बहस की जा सकती जी। है, भगवान से बहस नहीं की जा सकती। वो लगातार बहस कर रहे हैं। जी। पूज्य जनों को मारूं इससे, भीख मांग कर खाना अच्छा, अपने गुरु पर शस्त्र